अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो सेशन है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अपने सिलसिला कार को, जिसके अंदर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो हमने कहा था कि दिस इज़ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या इट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट अदर थिंग्स रिमेन द सेम, कि उसके डिटर्मिनेंट में कोई तब्दीली ना आए। इसी बात को जब हम लेकर आगे चले तो हमने इसके हवाले से आपके साथ जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस वक्त तक हम परसेंटेज मेथड को कवर कर चुके हैं। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले थे, एक तो एक्सपेंडिचर मेथड यानी आउटले मेथड को कवर करना था, और एक ये है कि ज्योमेट्रिक मेथड को हम कवर करना चाहते थे, जिसके लिए पर्टिकुलरली ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज़ किया। चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड में 3 डिफरेंट जो है वो इलास्टिसिटी के मेजर देखे जाते हैं। एक आप इलास्टिक डिमांड लेते हैं, एक यूनिटी इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। यही 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज आने से डिमांड में तो चेंज आएगा, लेकिन उससे एक्सपेंडिचर पे जो फ़र्क पड़ता है उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये यूनिटी इलास्टिक डिमांड है, ये इन इलास्टिक डिमांड है या इलास्टिक। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि ये तो क्लियर बात है कि अगर बिलफर्ज प्राइस कम हुई है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इससे हमारे जो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगी उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नेचर क्या है। क्या है ये यूनिटी इलास्टिक है, क्या है ये इन इलास्टिक है, या ये इलास्टिक है। ये कैसे हो सकता है, चलिए इसी की तफसील में हम बात करते हैं कि किस तरह से मुमकिन है और हम इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं आगे। तो देखिए, ये ज़्यादा कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इट्स टू सिंपल, इट्स वेरी ईजियर अप्रोच। इसके अंदर हम आसान सी बात को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं अपनी, कि देखिए सिंपल बात हमने जहन में ये रखनी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटी इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड। अगर सूरत हाल ये हो कि ए डिक्रीज in price, a decrease in price causes increase in demand, increase in, you can say increase in quantity demanded, but expenditure is सेम, कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, उसके अंदर कोई फ़र्क ना पड़े। सो अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो ये यूनिटी इलास्टिक है। लेकिन अगर इन केस आपके एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाता है, यानी बाकी सारी डेफिनेशन वही रहे कि डिक्रीज इन प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड बट एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज्ड, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये मोर देन यूनिटी कहलाएगी, यानी ये इलास्टिक कहलाएगी। लेकिन अगर इन केस प्राइस के डिक्रीज होने पर, जाहिर है डिमांड ने तो बढ़ना है, रिलेशनशिप तो वही रहेगा। अगर ये नॉर्मल गुड है तो डिमांड में इजाफा हो, लेकिन इसका एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो जाए, तो अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो जाता है तो इसका मतलब है ये लेस देन यूनिटी है या ये इन इलास्टिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन इलास्टिक है, इन तीनों केसेस को हम न्यूमेरिकली या एक आध स्केजुअल से प्रूव कर लेते हैं, फिर ये हमें भूलेगा नहीं। तो स्केजुअल से प्रूव करने के लिए हम प्रूव करते हैं यूँ कि फ़र्ज़ कीजिए मैं मिसाल लेता हूँ आपके साथ यूनिटी इलास्टिक की। तो यूनिटी इलास्टिक को मैंने डेलिबरेटली दरमियान में रखा है इस तरह से कि फ़र्ज़ कीजिए प्राइस कम होती है और प्राइस मैं एक ख़ास तरीके से कम करता हूँ ताकि हर जगह एक ही तरह से हो, कि फ़र्ज़ कीजिए
प्राइस जो है 40 रुपीज़ थी लेकिन 30 रुपीज़ हो गई, कम होकर 30 रुपीज़ हो गई। लेकिन जो इसके नतीजे में क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया कि अगर ये 300 kg बाय कर रहा था कंज्यूमर, तो अब ये 400 बाय कर रहा है। इस तरह अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो अगर एक्सपेंडिचर, जाहिर है अगर एक्सपेंडिचर सेम रहा तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये यूनिटी एलोस्टिक है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिप्शन। तो देखिए दोनों सूरतों में इसका एक्सपेंडिचर जो है वो 12,000 ही रहता है। प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है लेकिन एक्सपेंडिचर उसका सेम रहता है। तो एक्सपेंडिचर सेम रहने की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये यूनिटी एलोस्टिक डिमांड है। तो लिहाजा हमने लिखा कि इफ़ टोटल आउटले एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर इज डज नॉट चेंज ना हो, द प्राइस लॉस इज इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस, डिमांड भी चेंज हो लेकिन उसका आउटले चेंज ना हो, यानी प्राइस के डिक्रीज़ होने पर डिमांड बढ़े। तो देखिए प्राइस डिक्रीज़ हुई है, वो हुई है 40 से 30, डिमांड इंक्रीज़ हुई है 300 से 400, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रहा है, लिहाजा ये यूनिटी एलोस्टिक है। लेकिन दूसरा केस है उसके अंदर आपने क्या कहा कि ये एलोस्टिक होगी अगर इन केस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बाकी सारी चीज़ें अगर सेम ही रख लो। चलो तो मैं ये कहता हूँ कि प्राइस जो है वो उसी तरह चेंज हुई, यानी 40 रुपीज़ पर केजी से 30 रुपीज़ हुई, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है पहले 300 थी। देखिए तीन वैल्यूज़ वही रखी जो पहले वाली थी, एक वैल्यू चेंज कर दी, इसको कर दिया मैंने 500। अब देखिए मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा कि अगर पहले ये 12,000 था तो अब एक्सपेंडिचर 15,000 हो गया, तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। तो अगर मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया है प्राइस के डिक्रीज़ होने पर, डिमांड में इजाफा हुआ है लेकिन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया, तो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज़ होना ये जाहिर करता है कि ये एलोस्टिक डिमांड है। और जब भी प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़े लेकिन एक्सपेंडिचर में इजाफा हो जाए तो इसका मतलब ये एलोस्टिक डिमांड है। इसके बरक्स अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो जाता तो फिर मैं इसे क्या कहता, फिर मैं इसे कहता कि इन एलोस्टिक डिमांड है। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं कि इन एलोस्टिक के लिए हमारे पास क्या एग्जांपल है। तो इन एलोस्टिक के लिए हमारे पास एग्जांपल ये है कि ये मेरी प्राइस है विच इज़ ₹40, तो ये 40 से 30 हुई है, और मेरी जो डिमांड है वो 300 kg थी, तो मैंने तीन वैल्यूज़ वही रखी हैं, इसको मैंने 350 कर दिया। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर था यानी प्राइस के कम होने पर डिमांड में इजाफा ही हुआ है, लेकिन एक्सपेंडिचर पहले 12,000 था लेकिन अब जो है वो 10,500 हो गया, 10,500 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये इट्स गोन अप टू जो है वो 12,000 से, यानी इट इज़ 10,500। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले की निस्बत जो एक्सपेंडिचर है वो हमने रिड्यूस हो गया। तो जब वो रिड्यूस हो गया तो एक्सपेंडिचर का कम होना ये साबित करेगा कि जनाब हमारी जो लॉसिसिटी है ऑफ डिमांड वो इनएलास्टिक है। ठीक हो गई जी बात। तो ये तीनों का हमने जो है वो स्केड्यूल बना लिया। अब इसी चीज़ को बाज़ वक़्त हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपसे ये कहे कि जनाब आप ऐसा करें कि इसका हमें डायग्राम भी बना के दें। तो हम एक ही डायग्राम पे दोनों या तीनों को शो कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए इस तरह से शो कर सकते हैं कि इसी डेटे को लेकर मैं चलता हूँ, इस तरफ क्वांटिटी है, इस तरफ प्राइस है। तो आप देखिए जो क्वांटिटी है वो हम कहते हैं कि जी प्राइस जो है मैं इसकी इसी तरह मैं जैसे स्केल है उसी तरह से ले रहा हूँ कि प्राइस जो है वो 10 है, 20 है, 30 है और फिर प्राइस 40 है। क्वांटिटी हम ले लेते हैं 100, 200, 300, 400 एंड एहतियातन एक आध वैल्यू एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हम इसे कह देते हैं इट इज़
500। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनिशियली पहली वाली जो हमारी डिटेल है उसको हम फिट करते हैं इसके अंदर कि जब 40 प्राइस है, 40 प्राइस है तो डिमांड जो है वो है 300 kg। ये पॉइंट हो गया हमारा ए। और जब 30 हुई तो डिमांड होगी हमारी 400, तो ये पॉइंट हो गया बी। अब अगर आप ये डिमांड कर्व बनाते हैं, लेट्स से मैं स्केल तो नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे इसको ड्रा करता हूँ, तो देखिए जब ये डिमांड कर्व बनाते हैं ना तो ये स्टीपर है ना ये फ्लैटर है, और ये चीख चीख के गवाही दे रहा है कि मैं डिमांड्स इक्वल टू यूनिटी है, ना फ्लैटर ना स्टीपर, इक्वल चेंज है, जितनी प्राइस में कमी आई है उतना ही डिमांड में इंक्रीज हुआ है, इक्वल। लेकिन जो दूसरा केस है जिसके अंदर आपकी जो डिमांड है उसमें इजाफा 400 की बजाय 350 हुआ है, तो इसके लिए मैं एहतियातन कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिमांड कर्व जो बने उसकी कलर डिफरेंट हो। तो 350 इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, तो इसको मैं बी डैश कह देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया 350। अब यहाँ से जो डिमांड कर्व बनेगा इन दोनों पॉइंट्स के लिए वो ये रहा। अब ये जो डिमांड कर्व है अगर आप देखेंगे तो ये स्टीपर है और ये गवाही दे रहा है कि ये लेस देन यूनिटी है, इनएलास्टिक है। अब जो इसके बाद डिमांड कर्व तीसरा हम बनाते हैं वो जो है वो शो करता है कि जब प्राइस 30 से 40 हुई तो डिमांड 400 भी नहीं बढ़ के 500 हो गई, तो ये रही 500। अब यहाँ पे जो पॉइंट बना इसको मैं बी डैश अगर कह दूँ तो ये डिमांड कर्व जो है ये यहाँ से इस तरह से चला और यहाँ आ गया, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया। ये गवाही दे रहा है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। इस तरह हमने तीनों डिमांड कर्व एक ही जगह बना दिए, जिसके अंदर एक जो है वो यूनिटी इलास्टिक ब्लैक में, और एक रेड में डेट इज़ लेस देन यूनिटी, और एक ब्लू में दिस इज़ मोर देन यूनिटी। आप पेपर में डॉटेड लाइन की मदद से लाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि आप पेपर में सेम कलर यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये है जो हम इनकम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि पेपर में कैसे सवाल आ सकता है, तो पेपर में ये सवाल हम पहले इसका एक पार्ट हल कर चुके हैं लास्ट डे। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे ये हमें दी गई है प्राइस, तो ये प्राइस में चेंज हुआ, ये डिमांड आ गई, डिमांड में चेंज हुआ, यानी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं क्या कि इसके अंदर दो मेथड लगाइए, परसेंटेज मेथड जो कल डिस्कस हो गया था। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि पेपर में टेबल बना लिया करें, उसका फ़ायदा ये होता है कि बंदे को भूलता नहीं कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ फिट करनी है। तो अब यहाँ पे अगर इसको डिस्कस करते हो तो चलो यहाँ पे हम एक एहतियातन जो है एक स्लाइड भी ऐड कर लेते हैं ताकि इसको हम बआसानी डिस्कस कर सकें। चलिए जी, स्लाइड एक ऐड कर लेते हैं, ये स्लाइड आ गई। चलिए अब यहीं से हम इसको शो ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए प्राइस जो है आपकी वो हुई है, डेट इज़ मूव फ्रॉम 150 टू 120, यानी ये प्राइस में कमी आई है रुपीज़ के एतबार से। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप डिमांड की बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड की, तो उसके अंदर जो चेंज आया है वो आया है आपका 20 टू 24। अब देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखता हूँ तो जो एक्सपेंडिचर सामने आता है पहले के, यानी 115 टू 20, ये तो हो गया 3000 एक्सपेंडिचर, 3000 रुपीज़। लेकिन जब मैं प्राइस कम होती है और डिमांड बढ़ती है फिर मैं एक्सपेंडिचर मेजर करता हूँ तो ये हो जाता है 28 एंड 80। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर पहले से रिड्यूस हुआ है। आप जानते हैं अगर प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा हो लेकिन इसके नतीजे में एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो हम इसको इनएलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो इस हवाले से ये इनएलास्टिक डिमांड कहलाएगी।
सो दिस इज़ व्हाट द पेपर क्वेश्चन। इसके अंदर ये पेपर जो कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स एक्सपेंडिचर के थे और 2 मार्क्स जो हैं वो परसेंटेज मेथड के थे। तो ये 2 मार्क्स आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब आप उन्हें बता भी रहे हैं और मेथड बता रहे हैं कि एक्सपेंडिचर में कमी आई है, कि प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड में इजाफा हुआ है लेकिन एक्सपेंडिचर पहले से कम हो गया, देयरफॉर कि ये इनइलास्टिक है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता तो हम इसको इलास्टिक डिक्लेयर कर देते। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे इनकम इलास्टिसिटी के हवाले से। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसर्न रिलेटेड विद द अनदर मेथड जो कि हम मेजर करना चाहते हैं, और वो है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड आम तौर पे एग्ज़ाम में कोई इतना ख़ास फोकस नहीं हुआ, बस एक सवाल इसका जो है क्वेश्चन बैंक में मिलता है, इसलिए हम इसको छोड़ते नहीं हैं आम तौर पे। तो कहता है कि इफ़ डिमांड लाइन आर कर्व इज़ गिवन टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्योमेट्रिक द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज़। ये जो फार्मूला यूज़ किया जाता है इसमें एक्चुअली लोअर सेगमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है अपर सेगमेंट में, उससे अंदाज़ा किया जाता है कि इलास्टिसिटी क्या है। अब जो ज्योमेट्रिक मेथड है वो कहता है कि एक ही डिमांड कर पर मुख्तलिफ इलास्टिसिटी फॉल कर सकती है। आल्दो कि मैं बात क्रिटिसाइज्ड हुई है, बट ज्योमेट्रिकली वो इस बात को प्रूव करता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या कहता है। देखिए इसके अंदर मैं सपोज करता हूँ कि मैंने एक डिमांड कर्व बनाया है जो एक तरफ प्राइस एक्सिस को टच करता है और दूसरी तरफ जो है वो क्वांटिटी एक्सिस को टच करता है, जैसा कि मेथड चाहता है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, ठीक है जी, कि मेरा एक डिमांड कर्व है जो यहाँ से शुरू हुआ और ये गया, यानी इसने जाके आगे क्वांटिटी एक्सिस को टच कर लिया। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो कि कहता हूँ कि ये आपका डिमांड कर्व 4 इंचेस का है, यानी 4 इंचेस का साइज़ है, और मैंने इसके हर इंच पे एक पॉइंट रख दिया, इसके हर इंच पे एक पॉइंट रख दिया। बल्कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐसा करता हूँ, मैं इसको 5 इंच सपोज कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको कहूँ कि ये जो है आपका 4 इंच का है। मैं कहता हूँ नहीं, ये 5 इंच का आपका टोटल है डिमांड कर्व। इसके दरमियान में मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, इसके फिर ऊपर और फिर इन दोनों के दरमियान में, यानी इसके ऊपर मैंने जो पॉइंट लिए हुए हैं वो है A, B, C, G और H। अगर मैं वही फार्मूला देखता हूँ कि जिसके अंदर क्या किया जा रहा है कि लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट में डिवाइड किया जा रहा है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि C के नीचे का एरिया भी 2 इंचेस का है और C के ऊपर का एरिया भी 2 इंचेस का है। एग्री, 5 पॉइंट मैंने लिए, ठीक है जी। अच्छा, और C के ऊपर भी 2 इंच एरिया फॉल करता है और नीचे भी 2 इंच फॉल करता है। अगर ऐसा है तो दिस इज़ 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच। तो C के नीचे भी जो डिमांड कर्व है 2 इंच का है और ऊपर भी 2 इंच का है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 1 है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। मैं फिर बोलता हूँ, वजह क्या है कि C के नीचे भी एक और एक 2 इंच का एरिया है और C के ऊपर भी एक और एक 2 इंच का एरिया है। तो लिहाजा ऊपर और नीचे का एरिया बराबर है और इसलिए हमने इसको कहा कि यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ B पॉइंट पे, तो B पॉइंट के नीचे जो है वो हम कहते हैं कि एक यानी 3 इंच का एरिया नीचे है, ठीक है, और 1 इंच का एरिया ऊपर है। 3 इंच का एरिया नीचे है और 1 इंच का एरिया ऊपर है। तो ऐसी सूरत में 3 आ जाएगा, यानी यहाँ इलास्टिसिटी जो है वो आपकी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, बिकॉज 3 आ गई ना, कि आपने इलास्टिसिटी जो निकाली है तो नीचे का एरिया जो है वो 3 है और ऊपर का एरिया 1 है। तो 3 को 1 पे डिवाइड करोगे तो जवाब 3 आ जाएगा, और 3 बहरहाल 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप जाते हो G पॉइंट पे,
तो जी पॉइंट के नीचे का लोअर सेगमेंट कितना है शाबाश, जी पॉइंट के नीचे का लोअर सेगमेंट जो है वो 1 इंच का है, तो 1 इंच का, ठीक है जी। तो लिहाजा नीचे का एरिया 1 इंच और ऊपर 1 2 3, तो ऊपर का एरिया 3 इंच का है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0.33, तो ये 1 से लेस हो गया। अब अगर मैं इसी तरह का एक कर्व यहाँ पे बनाऊँ और वो जो कॉन्सेप्ट वहाँ दिया है उसको यहाँ पे साथ साथ नीट नोट करता जाऊँ, तो ताकि आपके जहन में भी रहे कि ये सिर्फ समझाने के लिए सर ने कहा था। प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में आपने जब 3 पॉइंट्स लेने हैं ये वाले, वैसे तो आपने 5 पॉइंट लेने, तो आपने डायरेक्टली लिख देना कि ये एलोसिसिटी 1 के बराबर है, ये एलोसिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा है और ये एलोसिसिटी जो है वो 1 से कम है। ठीक होगी बात, यानी सी पॉइंट पे और ये बी पॉइंट और ये आपका जी पॉइंट। तो ये तो हो गया आपके तीनों पॉइंट्स जिनको मैंने साबित किया कि सी चूँकि दरमियान में है, 2 इंच नीचे 2 इंच ऊपर, 1 हो गया। बी चूँकि उससे ज़रा ऊपर चला जाता है तो उसके नीचे का एरिया 3 का है, ऊपर का एरिया 1 का है, यानी नीचे उसके 3 इंच है, ऊपर उसके 1 इंच है, तो 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, यानी तो इस तरह ये एलोसिसिटी जो है वो 1 से ज़्यादा आएगी। लेकिन जब आप जी पॉइंट पे जाएंगे तो जी पॉइंट पे आपको ये नज़र आएगा कि जो आपकी एलोसिसिटी है वो 1/3 बनती है, चूँकि नीचे 1 है और ऊपर 3 है, तो लिहाजा नीचे से ये वाला 1 आ गया, ऊपर वाला 1 2 3 रखे तो ये 1/3, तो 0.33 बाय 1/3 यानी 0.33 वो 1 से लेस होता है। अब ज़रा गौर से सोचना है, हम ए पॉइंट और एच पॉइंट बहुत गौर से सोचें। एच पॉइंट के नीचे कुछ है ही नहीं, एच पॉइंट के नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, और एच पॉइंट के ऊपर 4 इंच है। अब आप जब नीचे का 0 डिवाइड करेंगे 4 पे, क्योंकि नीचे है ही नहीं ना, ख़त्म हो गया ना जी, एच के आगे डिमांड का है ही नहीं, तो नीचे 0 इंच हुए और ऊपर 4 हुए, 1 2 3 4, तो 4 पे आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो ये आ गई 0 वेलोसिटी, तो यहाँ पे 0 वेलोसिटी है एच पे। लेकिन जब आप ए पे जाएंगे तो ए पे नीचे के चारों सेगमेंट मौजूद हैं, यानी नीचे 4 हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 4 को 0 पे डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाएगा इन्फिनिटी। अब नीचे 0 क्यों आया था? नीचे 0 इसलिए आया था कि उसके नीचे है ही कुछ नहीं, तो 0 आएगा, ऊपर 4 है तो ऊपर वाली सेगमेंट 4 आ जाएगी और नीचे वाली 0 आ जाएगी। यहाँ लिहाजा यहाँ जो एच पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब आप जाते हो पॉइंट ए पे तो पॉइंट ए की कंडीशन बिल्कुल बदल जाती है, वहाँ पे सारे के सारे पॉइंट नीचे तो हैं, ऊपर कुछ नहीं है, तो 4 नीचे और ऊपर क्या है 0, तो जब भी किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी इन्फिनिटी। अब ये है सर के समझाने का तरीका, दैट्स इस वे में मैंने आपको समझाया है और इस वे में आपने पेपर में जाके लिखना है, कॉन्सेप्ट यहाँ से लेना है। अब वहाँ जाके आपने वो ज़रबे तकसीमें तो नहीं करनी ना, वहाँ तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि दरमियान में इक्वल टू यूनिटी है, सबसे नीचे 0 है, सबसे ऊपर इन्फिनिटी है, तो जाहिर है उन दोनों के दरमियान में इट इज़ ऑब्वियसली लेस दैन 1, और 1 और इन्फिनिटी के दरमियान जो पॉइंट बी है डेट इज़ ग्रेटर दैन 1। इस तरह आप ज्योमेट्रिक मेथड को कवर करेंगे। ज्योमेट्रिक मेथड का सवाल सिंपली जो लिखा है वो ये है, एक्सप्लेन द मेजर ऑफ पॉइंट वेलोसिटी ऑफ डिमांड। आपने पॉइंट वेलोसिटी डिमांड को मेजर करना है, विद द डायग्राम पूछ सकता है। 8 मार्क्स है क्वेश्चन बैंक में, मेरा ख्याल है पुराना क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ जो प्रोपोर्शन ऑफ मार्क्स के जो वेटेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। ज़ाहिर ये पुराना तरीका होगा, वहाँ पे जब कोई चीज़ आती है तो बहुत नंबर है, जब नहीं आती तो कोई नंबर नहीं। ठीक हो गई जी बात। तो ये इसके अंदर जो है काम किया गया है। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि इसके अंदर कुछ ऐसे MCQs हैं जो पेपर में आ जाते हैं, जैसे ये MCQ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस वेलोसिटी डिमांड। तो आप जानते हैं टोटल आउटले एक्सपेंडिचर अभी आपने पढ़ा है,
पॉइंट वेलोसिटी भी आपने पढ़ा है, आर्क वेलोसिटी भी आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो है टोटल सेविंग मेथड। ऐसा कोई मेथड प्रिवेल नहीं करता, चाहे वो क्वेश्चन बैंक में, चाहे वो पास पेपर में है, तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि दिस मेथड इज़ नॉट प्रिवेल, ऐसा कोई मेथड नहीं। क्लियर जी? तो ये हो गया इसका आंसर। अब जहाँ तक सवाल है कि इम्पॉर्टेंस क्या है प्राइस वेलोसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसको दो एंगल से देखेंगे, एक फर्म के एंगल से देखिए और एक इसको गवर्नमेंट के एंगल से देखिए। दोनों एंगल से हमें इसको देखना होगा, ठीक है। एक किसके एंगल से, एक देखना होगा हमें किसके एंगल से, शाबाश। एक वी विल वॉच अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी ऑफ डिमांड की इम्पॉर्टेंस सबसे पहले तो भाई इसलिए है कि इसकी मदद से हम अंदाज़ा करेंगे कि हम प्राइस कितनी कम करेंगे तो डिमांड कितनी बढ़ेगी। मींस इन द एवरी प्राइस डिसीजन के प्राइस को बढ़ाने से डिमांड, परसेंटेज ऑफ डिमांड में कितनी कमी आएगी, और अगर प्राइस कम करते हैं तो परसेंटेज ऑफ डिमांड में कितना इजाफा होगा, और इसके नतीजे में हमारे रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमारे कैश फ्लो पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो इसकी ये अहमियत बनती है प्राइसिंग डिसीजन में, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट की वो बुक जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की है उसके अंदर पूरे चैप्टर इस पर लिखे हुए हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है कोर्स में कई जगह डिस्कस होगा कि फर्म्स एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती हैं, और वो ये करती हैं कि अगर वो डिफरेंट मार्केट में काम कर रही हैं, एक मार्केट में डिमांड एलोस्टिक है, लेट से बी मार्केट है वहाँ एलोस्टिक है, और ए मार्केट है जहाँ पे इनएलोस्टिक है, तो फर्म्स क्या करती हैं कि ऐसी मार्केट जहाँ पे वो जानते हैं कि प्राइस हमारी जो है, डिमांड जो है सॉरी, वो इनएलोस्टिक है, तो वो ऐसी जगह पर प्राइस को खूब हाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस को बढ़ाने पर हमारी डिमांड में मामूली सी कमी आएगी, लेकिन इसके नतीजे में जो प्राइस बढ़ेगी वो हमारे रेवेन्यू में बेशबहा इजाफा करेगी, जिससे हम खूब कैश अर्न कर सकेंगे और अपने कैश फ्लो को अपलिफ्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे पॉलिसी ये होती है कि कीप प्राइस हाई, यानी स्ट्रेटेजी ये है कि कीप प्राइस हाई, यहाँ पे प्राइस को हाई रखा जाए। और ऐसी मार्केट जहाँ पे डिमांड जो है आपका इनएलास्टिक होता है, फर्म्स को पता होता है कि अगर हमने प्राइस को थोड़ा सा भी हाई किया तो नतीजा ये होगा कि हमारी डिमांड में बहुत कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे फर्म्स उलट तरीका अडॉप्ट करती हैं और प्राइस को कम रख के ज़्यादा सेल्स क्रिएट करती हैं। यानी इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये है कि कीप प्राइस लो एंड क्रिएट मोर सेल्स, सेल्स ज़्यादा करके रेवेन्यू बढ़ाओ। यानी मकसद तो हमारा ये होता है कि रेवेन्यू बढ़ाएं, मुनाफा अर्न करें, कैश फ्लो अर्न करें। तो जिस मार्केट में इनएलास्टिक डिमांड है वहाँ पे रूल ये है कि प्राइस हाई करके खूब पैसा कमाओ, और जहाँ पर हमारी जो है सिचुएशन ये है कि डिमांड एलास्टिक है वहाँ पर हम प्राइस लो रखते हैं और उसकी सेल ज़्यादा करके हम खूब पैसा कमाते हैं। तो ये हमारा जो है एक और मामला हो गया जिसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब टैक्स बर्डन को भी इन्हीं डायग्राम से देख लेते हैं। अगर तो ये सूरत हाल हो तो फर्म समझ जाती है कि कंज्यूमर जो है उसको हर सूरत ये चीज़ ख़रीदनी है। ज़ाहिर है डिमांड इनएलास्टिक है, इसका मतलब कंज्यूमर मजबूर है उसे ही ख़रीदना है। ऐसी सूरत में फर्म टैक्स का सारा बोझ जो है मैक्सिमम बर्डन कस्टमर पर डाल देती है। अगर सेल्स टैक्स लगा या इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो फर्म कम से कम बेयर करेगी, ज़्यादा हिस्सा कंज्यूमर पर डालेगी, चूँकि उसे पता है कंज्यूमर यहाँ पे मजबूर है और वो इनएलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल हुई तो फर्म को पता है कि अगर हमने प्राइस थोड़ी सी भी हाई की कंज्यूमर भाग जाएगा, तो यहाँ पे फर्म बहुत ज़्यादा टैक्स बर्डन या सेल्स टैक्स का बर्डन, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है कंज्यूमर की बजाय फर्म बियर करेगी, कंज्यूमर पे बहुत थोड़ा ट्रांसफ़र करेगी। इसका मतलब ये है इनएलास्टिक डिमांड में टैक्स का, सेल्स टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे ज़्यादा डाला जाएगा, और एलास्टिक डिमांड में उन्हें पता है कि अगर प्राइस बढ़ी तो सेल बहुत ज़्यादा कम होगी, इससे वो टैक्स का बहुत सारा बर्डन खुद बियर कर लेती है फर्म।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इस हवाले से भी हम इसकी अहमियत को समझते हैं। अब आ जाइए गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट भी इस मामले में बड़ी सियानी है। गवर्नमेंट जानती है कि हमें टैक्स यहाँ पे नहीं लगाना। क्यों टैक्स यहाँ पे नहीं लगाना? यहाँ पे टैक्स लगाया तो कंज्यूमर इस चीज़ को ख़रीदेगा ही नहीं। हम टैक्स लगाएंगे, प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर भाग जाएगा, वो इसको ख़रीदेगा ही नहीं, लिहाजा इस पर टैक्स लगाते ही नहीं। टैक्स किस पे लगाएं? वो टैक्स उस प्रोडक्ट पे लगाएंगे जिसकी डिमांड इनएलास्टिक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हर सूरत कंज्यूमर ने ख़रीदना है, तो कंज्यूमर जब तक ख़रीदेगा नहीं, उसका काम नहीं चलेगा, तो यहाँ से सेल्स टैक्स की रिकवरी हो सकती है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, हालांकि कि ये जस्टिफाई बात नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पे टैक्स मिलेगा, वहाँ पे टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये इसकी जो है हम कह सकते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पे आके मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।